Good evening, everyone. I hope you all are in high spirits. This is your educator Anjali Sharma, and I welcome you all to Arpita Sharma classes. In this series, we'll be understanding some super important topics of Indian economy. Our today's class is on industrial sickness, industrial finance, and MSMEs and PSUs. So, before starting the class, a small announcement. Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. You can use code Sharma20 to get 10% discount. She is taking a class on medieval history and ancient history course. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. And वहाँ पे आपको इन presentations की PDF files भी मिल जाएंगी. So now let's begin with today's class. So first of all, what is industrial sickness? तो जब हम industrial sickness की बात करते हैं तो वो होती क्या है? Special Provisions Act 1985 के according, the government defined the industrial sickness for the first time in the Sickness Industrial Companies Provision Act 1985. इस एक्ट के हिसाब से एक मीडियम या कोई लार्ज एक एसएसआई नहीं, या मीडियम होनी चाहिए या लार्ज होनी चाहिए इंडस्ट्री, ठीक है। कंपनी सिक होगी अगर वो 7 साल के लिए रजिस्टर्ड है, कम से कम 7 इयर्स के लिए वो रजिस्टर्ड है, बट अब वो रिड्यूस कर दिया गया है 5 इयर्स के लिए। इट हैज इनकर्ड कैश लॉसेस इन द करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग ईयर्स। इस साल में भी उसे कैश लॉस हुआ है, पिछले सालों में भी उसे कैश लॉस हुआ है। इट्स एंटायर नेटवर्क दैट इज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स वाज इरोडेड। उसका पूरा का पूरा जो नेटवर्थ है वो खत्म हो गया है। तो ऐसी कंपनी को आप सिक इंडस्ट्री सिक कंपनी घोषित कर सकते हैं। अ कंपनी इज रिगार्डेड एज वीक और incipiently sick on erosion of 50% of its peak net worth during any of the preceding financial year. तो एक सिक होती है और एक इंडस्ट्रीज होती है या एक कंपनीज होती हैं जो वीक होती हैं। वीक और जो ज्यादा सिक नहीं मानी जाएंगी, उसमें क्या माना गया है कि अगर आपकी जो नेट वर्थ है कंपनी की वो 50% खत्म हो चुकी है, 50% हो चुकी है ड्यूरिंग एनी प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स, कि पिछले किसी भी 5 सालों में, तो उसे इंसिपिएंटली सिक माना जाएगा। इंसिपिएंटली मतलब स्टार्टिंग जो कि सिक होनी बिगिन हो चुकी है, डेवलप होना, सिक होना उसका शुरू हो चुका है। द इंडस्ट्रियल सिकनेस हैज बीन रीडिफाइंड इन द कंपनीज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब एक सिक यूनिट क्या होती है? वन विच इज अनेबल टू सपोर्ट इटसेल्फ थ्रू द ऑपरेशन ऑफ इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। जो भी मेरी इंटरनल रिसोर्सेज हैं, जो भी मेरी कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज हैं, उससे अगर मैं अपने आप को फाइनेंस नहीं कर पा रही हूँ, सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ एनी लॉन्गर, और तो आई कैन बी कंसिडर्ड अ सिक यूनिट। वंस द सिक यूनिट कंटिन्यूज टू ऑपरेट बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपका वो पॉइंट हो गया जहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। मतलब अगर मैं 100 रुपए का जो भी कुछ प्रोडक्ट बनाती हूँ, वो अगर मैं 100 रुपए में भी ना बेच पाऊँ, जिसकी सिचुएशन हो जाती है कि मेरे को कोई फायदा या कोई नुकसान ना हो, ऐसी पोजीशन पे भी मैं जब ना बेच पाऊँ तो और उसके नीचे मुझे सेल करना पड़े और उसके ऑपरेट करना पड़े बिलो ब्रेक इवन पॉइंट काफी टाइम तक, तब इंडस्ट्रीज आर फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर फंडिंग फॉर देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ताकि एक्सटर्नल सोर्सेज पे फिर मुझे डिपेंड होना पड़ता है ताकि वो मुझे फंड कर दे मेरी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, इफ आई एम अ कंपनी। नाउ ये तो पढ़ लिया कि सिक यूनिट्स होती क्या है, तो अब ये पता कर लेते हैं कि उन्हें रिवाइव कैसे किया जाता है। तो उनका रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स क्या है? द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द फॉलोइंग मेजर्स टू रिवाइव एंड रिहैबिलिटेट द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो 3 तरीके के मेथड्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी जाए, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स किए जाए, या फिजिकल कंसेशंस दिए जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या करा है कि आप उनके लोन्स रीशेड्यूल कर दो, उनका इंटरेस्ट कम कर दो, उनको एडिशनल वर्किंग कैपिटल ग्रांट वगैरह दो, उसके ऊपर उनका जो ऑलरेडी इंटरेस्ट चल रहा है लोन्स पे वो वेव ऑफ कर दो। मोरेटोरियम ऑन पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। मोरेटोरियम अभी काफी सुना हुआ होगा क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे काफी बैंक्स ने मोरेटोरियम चुना कि आप अपने जो लोन्स हैं वो आगे फ्यूचर में चुका सकते हैं। आपका जो ईएमआई है, अगर आप 3 महीने के लिए उसे आगे बढ़वाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़वा सकते हैं। इससे आपका एज सच कोई फायदा नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट कि आपको अभी के 3 महीने के लिए नहीं चुकाना पड़ेगा, एंड बाद में जैसे मान लीजिए आपने अगस्त तक के लिए मॉरेटोरियम लिया है तो आप अगस्त तक के लिए आपको ईएमआईज नहीं देनी पड़ेंगी, बट आफ्टर दैट जो भी आपका लोन का पीरियड था वो उतने ही महीने से बढ़ जाएगा और आपको बाद में वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ आपको वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स क्या होते हैं?
कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, इसमें क्या होता है कि आप दो तरीके की सेल्स या कमिटीज बना सकते हैं. एक स्टेट लेवल इंटर इंस्टीट्यूशनल कमिटी बना सकते हैं जिसे आरबीआई सेटअप करता है ताकि जो है कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स की बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाए बैंक्स के बीच में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में. देन कम्स एक स्पेशल सेल जो कि आईडीबीआई बनाती है ताकि वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके बैंक्स को, ताकि वो सिक यूनिट्स को रिवाइव कर सके. नाउ कमिंग टू फिस्कल कंसेशंस, तो जब फिस्कल कंसेशंस की बात आती है तो हमें पता है कि इट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, ठीक है, या गवर्नमेंट क्या करेगी. तो द गवर्नमेंट अमेंडेड द इनकम टैक्स एक्ट इन 1977 टू प्रोवाइड अ टैक्स बेनिफिट टू दोज यूनिट्स व्हिच टेक ओवर द सिक यूनिट्स फॉर रिवाइविंग देम. तो उन यूनिट्स को, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है ए जो कि सिक यूनिट है, ठीक है, और एक कंपनी है बी. अगर बी ए को कहती है कि मैं तुम्हें रिवाइव कर दूंगी एंड आई विल टेक ओवर यू, तो मतलब जब रिवाइव करेगी तो बी को जो है इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा. द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्साइज लोन्स टू सिक और वीक यूनिट्स, ठीक है. अंडर दिस स्कीम सेलेक्टेड सिक यूनिट्स आर एलिजिबल फॉर एक्साइज लोन्स नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द एक्साइज ड्यूटी एक्चुअली पेड ओवर द प्रीसीडिंग 5 years. तो ऐसे करके इन्हें कंसेशंस मिल गए. अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस की. Industrial finance is a complicated problem. Obviously, finance is the backbone of any industry actually. So, industrial finance is a complicated problem. It is of vital importance as development of any country depends on industrial development in that country, as it is the building block of the economy. अब इंडिया कितनी डेवलप्ड है ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ की इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप्ड है. और इंडस्ट्रीज को डेवलप होने के लिए चाहिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड है, ठीक है. शॉर्ट टर्म मतलब अगर मैं जो फाइनेंस ले रही हूँ, देखो दो तरीके होते हैं. एक तो है कि आई हैव सेल्फ, जो भी पैसे हैं मेरे पास वो मेरे पास खुद से हैं, कि मतलब अगर मैं आई एम स्टार्टिंग अ इंडस्ट्री और आई एम इनटू अ कंपनी बट मेरे पास खुद का पैसा है, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, तो फिर उसमें मुझे इंडस्ट्रियल फाइनेंस की या बाहर से फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. और मतलब अपना पैसा, खुद का पैसा फ्रेंड से लोन ले लिया, ऐसा कुछ करके, इफ आई हैव मनी. बट इफ आई डोंट हैव मनी आई हैव टू बोरो इट, एंड आई कैन बोरो इट इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म जो मनी होता है उस वो ऑपरेशनल कॉस्ट्स के लिए हो गई, रॉ मटेरियल्स हो गए, डेली एक्सपेंसेस, बेसिकली ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है. ये 1 महीने से आपको 12 महीने विच इज 1 साल तक के लिए आपको लोन मिल जाता है. इतने अमाउंट, मतलब छोटी अमाउंट तक का जो आपको 12 महीने तक में चुकाना होता है. या इससे आपका कोई एसेट फॉर्म नहीं हो रहा है, इतना पैसा नहीं मिलता है कि आपका कोई एसेट फॉर्म हो जाए, क्योंकि 1 साल के अंदर के तो करंट एसेट्स भी मतलब पॉसिबल हैं बस. नेक्स्ट कम्स मीडियम टर्म. मीडियम टर्म में आपकी 1 से 3 साल की ड्यूरेशन होती है. ये अगर आपकी कंपनी चल रही है अच्छी खासी, कुछ रिपेयर कराना है, मेंटेनेंस कराना है, कुछ मशीन रिप्लेस करानी है, तो उस पर्पस के लिए आप ये लोन ले सकते हैं. नॉट दैट कि आपको इसी पर्पसेस के लिए मिलेगी, इट इज जस्ट अ जनरल एक्सप्लेनेशन कि इन चीजों के लिए मिल सकती है, कि इन केसेस में आपको जरूरत पड़ सकती है मीडियम टर्म लोन की. इसकी ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 1 to 3 years. देन लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years और अबव. 3 साल से कम के लिए नहीं मिलती, लेकिन 3 साल से ऊपर या 3 साल के लिए मिलती है, ठीक है. लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल. इसमें क्या होता है कि दिस इज ऑफ द मोस्ट utmost importance in industrial finance, क्योंकि ना जब तक कि अगर हमारे पास कोई भी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा तब तक मैं कोई एसेट नहीं बना सकती. जब अगर मैं एसेट नहीं बनाऊंगी या मैं मशीन नहीं, मतलब 2-3 साल तो मुझे मशीन सेट करने में लगेंगे, ठीक है. मशीन सेट करूंगी, बिजनेस सेट करूंगी, जॉब मिलेंगी. आफ्टर दैट व्हेन आई एम एट द पॉइंट ऑफ रीपेमेंट जो है इसका, मुझे जल्दी नहीं करना पड़ता, बहुत टाइम लेकर के मैं रीपे कर सकती हूँ इनको. क्योंकि अगर मुझे इन्हें क्विकली रीपे करना पड़ेगा तो फिर मेरे पास तो मैं जनरेट ही नहीं कर पाऊंगी, मैं कन्वर्ट ही नहीं कर पाऊंगी इस मनी को एसेट में, और एसेट से फर्दर मनी में, ताकि मैं वो वापस कर पाऊँ. तो इसलिए लॉन्ग टर्म मनी जो है दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस. इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years और अबव, ठीक है. ये किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम फिक्स्ड या परमानेंट एसेट्स क्रिएट कर सकें, ठीक है. अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो आपके टर्म लेंडिंग हो सकते हैं. 4 टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. टर्म लेंडिंग जो आपको एक डिफाइंड टर्म के लिए पैसे लेंड करती है. देन कम्स रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस.
So refinance institutions are those institutions which do not give finance directly, but वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर जिससे कि फंड्स जो हैं वो मिनिमम लेवल पे दूसरों को मिल सकें, ठीक है, जैसे कि नबार्ड हो गई, सिडबी हो गई, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गए। तो ये वाले जो हैं ये रीफाइनेंस करते हैं कि मतलब एज सच दे गिव लोन्स टू अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि अल्टीमेटली लोन्स देते हैं एंड कस्टमर्स को। कमिंग टू इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस नाम से क्या पता चल रहा है, दैट दे क्रिएट सम इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आर दोज जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा कलेक्ट करके इन फर्दर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड, लाइक एलआईसी हो गई आपकी एंड या जीआईसी हो गई जो कि होती है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देन कम स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, दे आर क्रिएटेड ताकि क्या किया जाए, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस की जो है उन्हें लेंड की जा सके पैसे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट इन 1951। तो कब पास किया गया था, 1951। So yes, now let us move to the main sources of industrial finance in India. तो आपकी पहली आ गई आईडीबीआई, देन आ गई आईसीआईसीआई लिमिटेड, सिडबी एंड आईआरबीआई। तो आईडीबीआई क्या करती है, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, चाहे मॉडर्नाइजेशन करना हो, एक्सपेंशन करना हो या डाइवर्सिफिकेशन करना हो। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आईसीआईसीआई लिमिटेड। अब आईसीआईसीआई क्या करता है कि इट प्लेज अ फैसिलिटेटिंग रोल ताकि वो कंसोलिडेट कर सके इंडियन इंडस्ट्री के वेरियस सेक्टर्स बाय फंडिंग किनको, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को। देन कम्स सिडबी। सिडबी क्या करती है, इट ऑफर्स रीफाइनेंस, अभी हमने पढ़ा है रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, bills, rediscounting lines of credit and resource support mechanisms to route assistance to SSI sector through a network of banks and state level financial institutions. तो banks की मदद से और state level financial institutions की वजह से SSI sector की help करता है, financial assistance उन्हें provide करता है। Coming to Industrial Reconstruction Bank of India IRBI, इसका main aim क्या है, ताकि ये यूनिट्स को, सिक इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर सके और उनको एग्जिस्टिंग मार्केट में compete करने के लायक बना सके और उसमें असिस्टेंस दे सके। सो नाउ कमिंग टू एसएफसीज, तो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, दे प्रोवाइड लोन टू द नीडी इंडस्ट्रीज, ठीक है, और वो एक्चुअली शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी देते हैं और गारंटी भी देते हैं थर्ड पार्टी लोन्स के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई क्या करती है, इसका मेन एम होता है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, फाइनेंशियल सर्विसेज या कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज देना industries को। It provides custodial and investor services, rating and venture capital services through its subsidiaries and associate companies। अपनी subsidiaries and associate companies की मदद से ये custodial और investor services की rating या venture capital services देती है industries को। Industrial Investment Bank of India, which is IIBI Limited, it offers a variety of financial products such as project finance, short duration, non-project, backed by finance and working capital and other short term loans to companies। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपको शॉर्ट टर्म लोन्स देती है ताकि आप प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सके अपना जो शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। Now, Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFC Limited), it was incorporated in 1997 और ये क्यों बनाई गई थी, ताकि जो फ्लो है प्राइवेट फाइनेंस का वो कमर्शियली वाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स तक पहुंचाया जा सके। Now let us understand what is public sector undertakings. So the public sector undertakings are a major part of the Indian economy that includes public services and enterprises, and it provides services which benefit the entire society। तो PSUs ऐसी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी सर्विसेज देती हैं जो कि सारी सोसाइटी को बेनिफिट करे। द रैशनल बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ PSU वाज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके इंडिया में, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्रिएट की जा सके, बेसिक इंडस्ट्री सेटअप की जा सके। द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर टर्म्ड एज प्राइवेट सेक्टर दैट वर्क टू रेज प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है ये यूजुअली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये ज्यादातर जन
what do you call that, जन सेवा के लिए काम करती है, एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो पब्लिक सेक्टर की जो है वो 3 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है वो डायरेक्टली कौन मैनेज करता है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, जैसे हो गई रेलवेज हो गई, इंडियन पोस्ट हो गई। नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गई आपकी जैसे HPCL, IOCL, where IOCL is Indian Oil Corporation and HPCL is, बताइए बताइए फटाफट बताइए HPCL क्या होता है। तो HPCL होता है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो जैसे कि SBI, UTI, LIC एटसेट्रा। तो सो नाउ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है वो काफी बड़ा रिफॉर्म है PSUs के लिए। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है 1988, दैट वाज नोन एज गोल्डन हैंडशेक। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, पॉलिसी ऑफ नवरत्न, जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग PSU जो है उन्हें नवरत्न कहा जाता था। गवर्नमेंट गेव देम अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर, तो उन्हें काफी फ्रीडम दी जाती थी ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। पॉलिसी ऑफ मिनी रत्न, जो 60 PSUs हैं उन्हें मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है, और 2010 में एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई जिन्हें कहा गया महारत्न। महारत्न के लिए आपका प्रॉफिट जो होना चाहिए, नेट प्रॉफिट, वो आपका 2500 करोड़ होना चाहिए। आपकी नेटवर्थ जो होनी चाहिए दैट शुड बी 10,000 करोड़। टर्नओवर जो है कंपनी का वो 20,000 करोड़ होना चाहिए। और जो एक PSU है वो नवरत्न होना चाहिए और उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। PSU मस्ट ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस भी होनी चाहिए। 2010 में गवर्नमेंट ने 4 नवरत्न को महारत्न का स्टेटस दिया था, that is ONGC, IOCL, SAIL and NTPC. After some time गवर्नमेंट ने ये स्टेटस CIL को भी दे दिया था। तो चलिए अब PSU से चलते हैं MSME पर। MSME एज पर इट्स वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है MSME की, उसके ऊपर से मैंने ये डेटा उठाया था जहाँ पे लिखा हुआ था कि अब जो क्लासिफिकेशन है MSME की वो चेंज हो गई है। अगर MSME इज फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज कब होती है, अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो उसका एनुअल टर्नओवर है, सालाना टर्नओवर जो है उसका, वो नॉट मोर देन 5 करोड़ होना चाहिए, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो स्मॉल होना चाहती है तो उसका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़, और एनुअल टर्नओवर जो होता है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट शुड बी नॉट मोर देन 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है आपकी MSME की रीसेंट क्लासिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंस पढ़ लें MSME की। तो इंपॉर्टेंस क्या है MSME की, इट इज इंपॉर्टेंट एज, पहले तो ये कि it generates a lot of employment. In fact, ये second largest employment generating sector है after agriculture. तो agriculture के बाद सबसे ज्यादा लोग जहां employed हैं that is MSME. It provides employment to around 120 million persons in India. Then its contribution to GDP, तो 6.11% जो है ये मैन्युफैक्चरिंग GDP में इसका कंट्रीब्यूशन है। 24.63% कितना GDP में कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज की, जैसे आपकी पार्लर की सर्विसेज हो गई, अगर वो आपकी मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो रेंजेस में है तो ठीक है। देन कम्स MSME मिनिस्ट्री हैज सेट अप टारगेट टू increase to up the contribution to GDP by 50%। 2025 तक में 50% मतलब GDP में इसका कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। टोटल MSME की 36.1 मिलियन यूनिट्स हैं सारे इंडिया में। कमिंग टू एक्सपोर्ट्स, contributes around 45% of the overall exports from India। जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं इंडिया से उसमें से 45% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो MSME सेक्टर के लोग कर रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अपॉर्चुनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है। जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैं, उनका पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम चाहिए होता है, लेकिन वो एक लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को एम्प्लॉय कर रहे हैं रूरल एरियाज में। फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्मॉल और इंडस्ट्रीज और रिटेल बिजनेस को Tier 2 और 3 सिटीज में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं ताकि वो बैंकिंग की सर्विसेज यूज कर सकें, तो बैंकिंग की सर्विसेज यूज करें और फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा और बढ़ सके। प्रमोट्स इनोवेशन, opportunity for budding entrepreneurs to build creative products, boosting business and competition, thus fuels the growth। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है MSME प्रमोट करने के लिए।
सो सबसे पहला है यहाँ पे उद्यमी मित्रा पोर्टल लॉन्च बाय सिडबी टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमईज. देन कम्स एमएसएमई संबंध. इस ये क्यों किया गया है? टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द public procurement from MSMEs by central public sector enterprises. MSME संबंध समाधान एमएसएमई का डिलेड पेमेंट पोर्टल है ये, जो कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा ताकि वो डायरेक्टली रजिस्टर कर सके केसेस. अगर उनकी कोई भी डिलेड पेमेंट की है तो वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सीपीएसई या स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर अपना समाधान पा सके. Then comes digital MSME scheme. It involves the usage of cloud computing, whereas where MSMEs use the internet to access common as well as tailor-made IT infrastructure. अगर उन्हें कुछ भी IT infrastructure चाहिए जो common सब जगह यूज होता है या उन्हें अपनी हिसाब से चाहिए तो भी उसके लिए digital MSME scheme है. Coming to Prime Minister Employment Generation Program, which is PMEGP. It is a credit-linked subsidy program under the Ministry of MSME. So the other government schemes are revamped scheme of fund for regeneration of traditional industries. ठीक है, organizes it. What does it do? It organizes traditional industries and artisans into clusters and make them competitive by enhancing their marketability and equipping them with improved skills. तो एक मुहावरा होता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, which basically means कि one single person cannot do a lot, पर बहुत सारे जो ग्रुप में होते हैं काम तो वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी ज्यादा आती है, आपका आउटपुट ज्यादा होता है, आपकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है. तो यही आधार है इस स्कीम का कि इसके अंदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और आर्टिसंस को क्लस्टर में बनाया जाता है ताकि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस की जा सके, उनको बेटर मार्केटेबिलिटी मिले और उनकी स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जा सके. अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच मींस एस्पायर. इट क्रिएट्स न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, promotes entrepreneurship culture, facilitates innovative business solutions, etc. Then comes NMCP, which is National Manufacturing Competitiveness Program. इसका क्या मतलब है? ताकि जो इंडिया की MSME है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस झेल सके, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लेवल पे बन सके by improving their process, designs, technology and market access. Then comes MSECDP, which is Micro and Small Enterprise Cluster Development Program, adopts cluster development approach for enhancing the productivity and competitiveness as well as the capacity building of micro and small enterprise. ठीक है. Then comes Credit Linked Capital Subsidy Scheme, which is CLCSS. It is an operational scheme for upgradation of technology. जो भी technology MSMEs use कर रही हैं उन्हें upgrade किया जा सके. So now let's end this class on a positive note. Thank you so much for attending this class. Don't ruin a good today by thinking about a bad yesterday. Let it go जो है ना ये बहुत important मंत्रा है लाइफ में. Do follow it. Please let go of bad things, bad vibes, bad persons, bad relations. So yeah, till then, happy learning.